हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल पढ़ा था वाक्य के बारे में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वाक्य के भेद क्या हैं, वाक्य क्या है, वाक्यांश क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अभी जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सेंटेंस क्या है। और उसमें हमने क्लॉज पढ़ा था। ठीक है, 3 क्लॉज होते हैं और हमने पूरा जो वाक्य है उसको समाप्त किया था उस वीडियो में। आज हम जो पढ़ेंगे वो है वाक्य शुद्धि और अशुद्धि। वाक्य क्या है, उसकी शुद्धि अशुद्धि क्या है, आप मतलब किस तरह से एक अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बना सकते हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो वाक्य अशुद्धि, जिसे हम सेंटर एरर कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है? जो वाक्य संबंधी अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? वो व्याकरणिक गलतियां होती हैं, जो शब्द के गलत प्रयोग, गलत क्रम यानी पद क्रम जिसको हम कहते हैं, जो ऑर्डर होता है क्रम, और लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण के अनुचित उपयोग के कारण होती है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या बदल जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर एरर या वाक्य अशुद्धि कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो जहाँ पे रहना चाहिए यानी संज्ञा के जगह पे अगर क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो एक ये हो गया, विशेषण या सर्वनाम का गलत प्रयोग कर रहे हैं, कारक का गलत, लिंग का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है? ये वाक्य अशुद्धियाँ बन जाती है। जिससे वाक्यों को समझने के लिए, वाक्य का अर्थ क्या है, जिसको हम सार्थक कहते हैं, कोई अर्थ हो, पर इसमें एरर, जब इसमें गलतियां होती है तो इसको हम सार्थक नहीं कहते हैं, इसको हम वाक्य अशुद्धियां ही कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक वाक्य है, राम और सीता वन को गई, तो ये गलत वाक्य है, गलत है। इसको आप सही क्या कर सकते हैं? राम और सीता वन को गए, ये शुद्ध वाक्य होना चाहिए। उसी प्रकार भारत में अनेकों राज्य हैं, यह शुद्ध वाक्य है, गलत है। इसकी सही क्या होगा? भारत में अनेक राज्य हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अनेक का मतलब ही बहुत होता है, फिर अनेक क्यों, इस प्रकार के प्रयोग हो गए। इसी प्रकार जैसे कि राम और सीता वन को गई, तो इसमें क्या है? क्रिया गलत है, संज्ञा के अनुरूप क्रिया नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, जैसे कि संज्ञा विशेषण की संगति, क्रियाकर्ता का मेल, सही पद क्रम आदि का ज्ञान आपको आवश्यकता है। उसके बारे में आपको जानना चाहिए, तब जाके आप क्या बना सकते हो, आप एक सही सटीक रूप से वाक्य, एक सुंदर वाक्य की रचना आप कर सकते हैं। एक सुंदर वाक्य की रचना के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें 3 चीजें की आवश्यकता है, कुछ उनमें नियम है। पहला होता है क्रम, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं। दूसरा होता है अवनि, जिसको कोऑर्डिनेशन या अरेंजमेंट हम कहेंगे, उसको मेल भी कहा जाता है। और तीसरा हमारा होता है प्रयोग या यूज। तो ये 3 चीजें हैं जो एक वाक्य को शुद्ध बनाने में हमारी मदद करती है। पहला हमारा क्या है? पहला है क्रम, इसको क्रमबद्ध भी कहते हैं, ऑर्डर, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझिए कि क्रमबद्ध है क्या। क्रम, पद क्रम में कहा जाता है कि किसी वाक्य में शब्दों या पदों, जैसे शब्द में क्या क्या होते हैं, एक वाक्य में क्या होते हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म होंगे। वाक्य में सही और व्यवस्थित क्रम को, एक व्यवस्थित क्रम को रखना, ताकि वाक्य का अर्थ स्पष्ट और सही हो। एक क्रम एक लाइन में अगर हो, और ये किस तरह से होता है? जो पद क्रम है वो कैसे होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। मतलब पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारा वर्ब आएगा। उसको SOV भी इंग्लिश में कहते हैं। उसी प्रकार के वाक्यों को हम क्या मानेंगे? पद क्रम मानेंगे, यानी उसके पद सही हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि राम सेब खाता है। देखिए वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम। क्या खाता है? सेब। सेब क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट। कर्म क्या करता है? खाता है। खाता है हमारा क्या बन गया? क्रिया। तो पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आया है, तो ये सही एक क्रम है। इसी क्रम में अगर कोई वाक्य है तो उसको हम सही मानेंगे और वो अर्थ प्रश्न करता होगा। अगर ये क्रम बदलते हैं तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं, जो भाषा की संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जो क्रम है वो उसी प्रकार से लेना चाहिए। पहले कर्ता आएगा, उसके बाद हमारा कर्म आएगा, उसके बाद क्रिया आएगा। उसे हम एक सही क्या मानेंगे? उसको हम सही क्रम या सही वाक्य मानेंगे।
जो हमारे जो वाक्य है उसके एक व्यवस्थित रूप होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम हमारा है कि क्रम की दृष्टि से भाषा के विभिन्न इकाइयों में तर्क संगत निकटता होनी चाहिए। यानी इसके पहले हमने जो पढ़ा कि उसमें क्या होने चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अगर इसमें अलग इधर उधर हो जाए तो उसमें हमें क्या होती है, वो हास्यास्पद, यानी मतलब हमें मजाक लगता है और वो सही नहीं होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, जो लास्ट लाइन है उसको देखिए, मुझे गर्म भैंस का दूध चाहिए, गर्म भैंस का दूध चाहिए। ये गलत है। अगर इसको सही लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, मुझे भैंस का गर्म दूध चाहिए। तो क्या है, अगर शब्द इधर के उधर हो जाएंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन भी आ जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे नियम में जाएंगे। दूसरा नियम है कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक क्रमशः आते हैं। तो कर्ता और कर्म के बीच ध्यान रखिए, कर्ता और कर्म के बीच कौन कौन से कारक के चिन्ह आ जा सकते हैं, अधिकरण, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है, मैं और पर। अपादान, अपादान कारक के चिन्ह क्या है, से। संप्रदान, संप्रदान का कारक का चिन्ह क्या है, को, के लिए, के वास्ते। और करण कारक का चिन्ह क्या है दोस्तों, से। अपादान और करण कारक का चिन्ह सेम है। संप्रदान और कर्म कारक के चिन्ह सेम है, इसको आप याद रखिए। तो जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, रमेश ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। एक वाक्य है, देखिए ध्यान दीजिए, रमेश वाक्य क्या क्या बन गया, कर्ता। तो हमारा नियम कहता है कर्ता और कर्म के बीच, बीच ही आएंगे, कर्म और कर्ता के बीच ही आ सकते हैं सब। तो कर्ता रमेश बन गया, रमेश ने घर में अलमारी से, तो मैं अधिकरण कारक बन गया। दूसरे में अलमारी से अपादान कारक बन गया। श्याम के लिए संप्रदान कारक बन गया। हाथ से करण कारक बन गया, पुस्तक निकाली। तो इसी प्रकार से क्या हो सकते हैं, कर्ता और कर्म के बीच इन कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान और करण कारक के चिन्ह आ सकते हैं। इनके चिन्ह याद रखिए, अधिकरण कारक मैं, पर, अपादान कारक से, संप्रदान कारक के लिए, के वास्ते, करण कारक से। ठीक है, इसी को ये जो है वाक्य के सही नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम है कर्ता, कर्म और क्रिया का विस्तार। विस्तार यानी जो कर्ता, क्रिया, कर्म के बारे में ज्यादा जानकारी दे। जैसे कि विशेषण, विशेषण ये करता है ना, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रहा है। जैसे कि अच्छा लड़का, लड़का तो एक कर्ता पद है, एक संज्ञा पद है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन दे रहा है, अच्छा। तो अच्छा विशेषण भी है। तो विस्तार भी वही है जिसको हम विस्तार मतलब, जिसको हम मतलब ज्यादा जानते हैं। तो उद्देश्य या कर्ता, जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है, कल ही हमने पढ़ा था ये। जो उद्देश्य या कर्ता के विस्तार यानी कर्ता के विशेषण को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। जब आप वाक्य लिख रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, अगर हम कर्ता के विशेषण लिख रहे हैं तो कर्ता के पहले वो आएगा, ठीक है। और अगर हम क्रिया के विशेषण लिख रहे हैं तो वो क्रिया के पहले आएगा। विशेषण शब्द कभी भी शब्द के बाद नहीं आ सकते। देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि कर्ता कौन है, लड़का, कर्ता हो गया। इसका क्रिया क्या है, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है अच्छा और धीरे धीरे। ये अच्छा क्या है, लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी लड़के का विशेषण, जिसको हम विस्तार भी कहेंगे। तो ये क्या बन गया, कर्ता का विस्तारक पद अच्छा बन गया। उसी प्रकार पढ़ते हैं क्रियापद है, उसका विस्तारित रूप क्या है, धीरे धीरे। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, उसके विस्तारक रूप या उसके विशेषण। तो ये जो रूप हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये हमेशा उस जो शब्द हैं शब्द के पहले आकर इनका प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम वाक्य शुद्धि की दूसरी नियम के बारे में पढ़ेंगे, वो है अध्यय या मेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो एग्रीमेंट एरर होते हैं वो कब होता है, जब वाक्य में घटक, खासकर कर्ता या सब्जेक्ट, क्रिया जो वर्ब होता है, आपस में व्याकरणिक रूप से मेल नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है, जो हिंदी में लिंग, जो जेंडर हम पढ़ते हैं, और जो वचन, जो नंबर, और उसके साथ साथ अंग्रेजी में व्यक्ति या पर्सन के आधार पर होती है और वाक्य को स्पष्टता से समझने में बाधा डालती है।
तो इसको और एक बात आप याद रखते हैं, ये कर्ता क्रिया और नीति होती है एक, और एक होता है सर्वनाम पूर्ववचन नीति। दो प्रकार के नियम के उल्लंघन करते हैं, और उसमें वचन जिसे लिंग और वचन का सही तालमेल जरूर होना चाहिए। तो जहाँ पे अनिधि संबंधी त्रुटियां होती है वहाँ पे क्या होती है, लिंग और वचन में तालमेल नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका कुछ नियम है। पहला नियम क्या है, पहला है कर्ता क्रिया और नीति सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें है कि क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। अगर कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगा। अगर कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होगा। अगर कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है तो क्रिया क्या होंगे, पुल्लिंग बहुवचन। अगर कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। कर्ता जो जैसा होगा उसकी क्रिया उसी प्रकार से होंगे। जैसे कि लड़का खाता है, पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, एक वचन में है, खाता है भी एक वचन में है, पुल्लिंग में है। उसी प्रकार लड़की खाती है, अगर हम लिंग को देखेंगे तो लड़की स्त्रीलिंग है, खाती है भी स्त्रीलिंग है, वचन भी सेम है, ये एक वचन है, क्रिया कर्ता भी एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में है। देखिए यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि गलत एक वाक्य लिखा गया है कि वे जा रहा है। अगर वे जो है बहुवचन होते तो वो क्या होगा, वे जा रहे हैं, कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। इसी प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है, अगर वाक्य के जो कर्ता वो विभक्ति रहित हैं तो क्या होंगे, वहां पर कोई विभक्ति के चिन्ह नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहते हैं। यहाँ पे किसी भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो क्रिया का लिंग वचन हमेशा कर्ता के लिंग वचन पुरुष के समान ही होंगे। आगे देखते हैं। पहले हमने पढ़ा परसर के साथ अगर आता हो, सॉरी परसर के बिना अगर आता हो। अब हम पढ़ेंगे परसर के साथ। परसर यानी कारक के चिन्ह, जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं, अगर उसके साथ कर्ता आता हो तब वो क्या होंगे, जब कर्ता के साथ ने परसर्ग आए। अगर कर्ता के साथ ने लगा है, राम ने, श्याम ने, सीता ने, अगर ने लगा हो, कर्ता के साथ ने लगा हो, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण है, राम ने रोटी खाई। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम। तो मुझे बताइए, राम वाक्य के कर्ता है। राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है। राम एक पुल्लिंग शब्द है, वाक्य का कर्ता है, पर उसके साथ कौन आया है, ने लगा हुआ है राम के साथ, तो कर्ता के साथ ने आया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रिया कौन है, खाई। खाई उसकी क्रियापद है, पर खाई कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में। क्यों, हमने तो ये पढ़ा था ना कि कर्ता का रूप जो कर्ता का लिंग वचन होगा वही क्रिया का लिंग वचन होगा। पर यहाँ पर कर्ता जो है पुल्लिंग है और क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आया है, रोटी आई है। ये जो रोटी शब्द है ये वाक्य का क्या है, कर्म। अगर हम पूछेंगे राम ने क्या खाया, रोटी, तो रोटी जो है उत्तर हमें मिलता है, तो रोटी क्या बन जाएगा, इसका कर्म बन जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है रोटी, रोटी का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब किसी भी संज्ञा शब्द के साथ ने विभक्ति, बस ने विभक्ति आया हो, तो वहां पर क्रिया का लिंग वचन हमेशा क्या होगा, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगा। जैसे कि और एक उदाहरण मैं देती हूँ, मोहन ने सीता को मारा। ठीक है, मोहन ने सीता को मारा, सीता स्त्रीलिंग शब्द है और मारी क्या होगा, स्त्रीलिंग, पर मारा यहाँ पे गलत होगा, मोहन ने सीता को मारा। ठीक है, इसी प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपके सही गलत के उदाहरण आप जान पाओगे उससे। आगे देखिए, हमने पढ़ा कि अगर कर्ता बिना विभक्ति के आए, परसर का मतलब होता है विभक्ति, इतना याद रखना है। अगर विभक्ति के बिना कर्ता आता है तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति आती है तो कर्म के अनुसार क्रिया के रूप बदल जाते हैं। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगर कर्म के साथ भी विभक्ति आए तो वहाँ पे क्या होगा, यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग या विभक्ति हो तो क्रिया सामान्यतः पुल्लिंग एक वचन में रहती है।
इतना याद रहा। अगर कर्ता के साथ विभक्ति है और कर्म के साथ विभक्ति हो तो क्रिया क्या होंगे, पुल्लिंग एकवचन में। जैसे कि कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना। देखिए इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्नल, कर्नल, उसके साथ कौन आया है, ने आया है, तो ये हट जाता है। इसके लिंग वचन वाक्य के लिए कोई महत्व नहीं रखते, तो कर्नल जो है वाक्य से हट जाएगा। वाजिर अली को नहीं पहचाना, किसे नहीं पहचाना, वाजिर अली, उत्तर वाजिर अली आया है, तो हमारा कर्म कौन बन गया, वजीर अली। तो वजीर अली जो है उनके साथ भी को आया है, तो को भी एक परसर्ग है, तो वो भी हट जाएगा। जब कर्ता के साथ भी विभक्ति आई हो और कर्म के साथ भी विभक्ति आई हो तो क्रिया हमेशा क्या होगी, क्रिया हमेशा याद रखना पुल्लिंग एकवचन में ही रहती है। आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगर एक से अधिक कर्ता है एक वाक्य में, जब दो या अधिक कर्ता और से जुड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। जैसे कि राम और श्याम खेलते हैं, वहां पर क्रिया हमेशा बहुवचन होगा, क्योंकि दो क्या है वहां पे कर्ता है या दो से अधिक कर्ता है तो हमेशा बहुवचन होंगे। उसी प्रकार संयुक्त क्रिया अगर है, यदि वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो, अगर कर्ता तो अधिक हो तो क्रिया क्या बन जाएगा आपका, बहुवचन। अगर अधिक क्रियाएं भी हो तो अंतिम क्रिया, अंतिम जो क्रिया होगा वो कर्ता कर्म के अनुसार बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे मैदान में दौड़ने लगे, तो बच्चे जो है बहुवचन में हुआ था, इसीलिए इसके जो अंतिम क्रिया लगे हैं वो क्या हो गया है, बहुवचन में परिवर्तित हो गई है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब जो तीसरा नियम हमारा था क्या है, तो प्रयोग। प्रयोग क्या है, इसमें कोई नियम नहीं है, इसको आपको ये याद रखना है कि एक वाक्य भाव प्रकट करता हो, व्याकरण संधि नियम पालन किया गया हो, अधूरे वाक्य यहाँ पे नहीं रखा गया हो, वाक्य में ध्वनि अर्थ ऊपर ध्यान दिया गया हो, और क्या है, वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कहीं यह और कहीं वह, आप, तुम, इससे, इन्हें, उससे, उन्हें, इस प्रकार के जो सर्वनाम पद हैं इनका प्रयोग नहीं हुआ हो। वाक्य में पुनरुद्देश नहीं होना चाहिए। परोक्ष कथन जो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा होता है वो क्या होती है, वो प्रवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए। ये आपको प्रयोग में याद रखनी है। ये जो था हमारा पूरा जो क्या था, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि के बारे में था। आप बता सकते हैं कि वाक्य शुद्धि और अशुद्धि क्या है। और एक बात है कि और भी कुछ बातें हैं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि प्रत्येक, किसी, कोई का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही, एक वचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में ये अशुद्धि कहलाएगा, बहुवचन में कभी भी इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहते हैं, प्रत्येक पुरुष से मेरा निवेदन है, तो ये हमेशा एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। कोई, मैंने अब तक कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा भी कह सकता है, किसी व्यक्ति का बस नहीं चलता, किसी का ऐसा कहना है, किसी से कहा था। इसी प्रकार इनको ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। और आपको एक ध्यान रखना है कि कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। कोई भी होगा तब काम चल जाएगा, यहाँ भी अनावश्यक है, ठीक है। कभी भी जो है, कोई भी, किसी भी, वो जो है आप उसमें क्या नहीं कर सकते, उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, यह अशुद्धि कहलाएगा। उसी प्रकार और कुछ बातें हैं जो गए, गई, गई का शुद्धि प्रक्रिया क्या होगा। जो ए और ई में हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं वो है, मूल शब्द गया है तो जो गया है उसका बहुवचन यो होगा, ठीक है, ई का प्रयोग नहीं होगा। ये जो ई का प्रयोग होगा ये गलत है, तो हमेशा यो का प्रयोग होगा। बहुवचन में गई, स्त्रीलिंग में गई, सॉरी बहुवचन में गए और स्त्रीलिंग में गई होगा। उसी प्रकार हुए, उसी में जो ए और ई की है, जो गौ पॉइंट में लिखा है उसका हुआ उसका मूल शब्द है और एक वचन में इसका प्रयोग होगा हुए, ए प्रयोग होगा, ठीक है। ये का प्रयोग नहीं होगा। ये जो हु, ह में उ की मात्रा और ए इसका सही रूप है, ठीक है। उसी प्रकार किए, किया का मूल रूप है, इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा। किया में क में छोटी की मात्रा, यो में आ की मात्रा, यो प्रयोग होगा। उसी प्रकार लिए में लौ में छोटी की मात्रा और ए का प्रयोग होगा, जो यो का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार चाहिए क्या है, चौ में आ की मात्रा, हो में छोटी की मात्रा, ए होगा, उसमें यो नहीं होगा, ठीक है। इतने आपको
ध्यान देना है किसमें, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि में। देखिए इतना आपका था वाक्य शुद्धि और अशुद्धि। कल हम वाक्य शुद्धि अशुद्धि के कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, पर आज आपको जितना इतना है आप उसको याद रखिए। इससे आप बता सकते हैं कि एक वाक्य को पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से किस तरह से लिखा जा सकता है, आप किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।